वेलकम इन टीवी 15 एजुकेशन दी जीके क्लास 2 चैप्टर 2 जंगली जानवर डा। इसे डिटेल में समझते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। बचपन की पढ़ाई कितना दिलचस्प विषय है ना। जब हमने पहली बार इस दुनिया को समझना शुरू किया था तो भाषा और प्रकृति को कैसे एक साथ जोड़ा गया, इसने हमारे दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ी है। तो आज का ये सफर हमें एक पुरानी और यादगार शैक्षिक यात्रा पर ले जाने वाला है। हम एक एलिमेंट्री हिंदी वर्कबुक यानी प्रारंभिक कार्य पुस्तिका के पन्नों को पलटने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे बिल्कुल बुनियादी शिक्षा भाषा को इस खूबसूरत प्राकृतिक दुनिया के साथ जोड़ती है। ये सिर्फ शब्दों को रटने की बात नहीं है, बल्कि जानवरों की पहचान, उनके नाम और उनकी खासियतों को एक साथ पिरोने का एक बेहतरीन तरीका है। आगे बढ़ने से पहले चलिए इन दो दिलचस्प सवालों पर जरा गौर करते हैं। कौन सा जानवर आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता प्राप्त है और सबसे तेज कौन दौड़ता है? सच बताऊं तो ये सिर्फ आम सवाल नहीं है, बल्कि ये वो बिल्कुल शुरुआती मानसिक चित्र हैं जो एक बच्चे के दिमाग में जानवरों को लेकर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये उस हिंदी वर्कबुक के बिल्कुल असली पन्ने हैं। इसमें हम देख सकते हैं जंगली जानवरों के चित्र, उनके नाम और कुछ खाली स्थान वाले प्रश्न। वो लाल स्याही वाले सही के निशान और हाथ से लिखे गए जवाब दिखाते हैं कि यहाँ किसी छात्र ने बहुत ध्यान लगाकर अभ्यास किया है। एक तरह से ये एक जीवंत दस्तावेज है जो डुअल कोडिंग थ्योरी का एक शानदार उदाहरण पेश करता है। मतलब विजुअल जानकारी यानी चित्रों को टेक्स्ट के साथ जोड़कर सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को कितना असरदार बनाया गया है। पाठ की शुरुआत में ही सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर दिया गया है। कॉन्सेप्ट है जंगली जानवर। निर्देश पढ़ें तो वहां स्पष्ट लिखा है जो जानवर जंगलों में रहते हैं उनको हम जंगली जानवर कहते हैं। सुनने में बहुत आसान लगता है ना, लेकिन ये एक बेहद जरूरी क्लासिफिकेशन है। ये सीखने वालों को बताता है कि भाई ये जानवर हमारे घरों या खेतों में नहीं बल्कि अपने प्राकृतिक आवास यानी जंगल में पाए जाते हैं। और सच तो ये है कि इसी बुनियाद पर पूरा का पूरा पाठ टिका हुआ है। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि कैसे इन तस्वीरों को शब्दों के साथ जोड़ा गया है। छात्र को एक लिस्ट से सही नाम चुनकर तस्वीरों के ठीक नीचे लिखना था। यहां इन धारियों वाले शानदार शिकारी की तस्वीर है और उसके ठीक नीचे छात्र ने अपनी लिखावट में बिल्कुल सही ढंग से बाघ लिखा है। यह विजुअल पहचान को भाषाई स्किल में बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। शब्दों के इस खेल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यहां छात्र ने बिल्कुल सटीक तरीके से इस काले घने बालों वाले जानवर को भालू के रूप में पहचाना है। इस तरह के अभ्यास से ये पक्का हो जाता है कि किसी भी जानवर की शारीरिक बनावट हमेशा के लिए उसके नाम के साथ दिमाग में छप जाए। और लीजिए, यहां एक और शानदार उदाहरण है। इन बड़े और शाखाओं जैसे सींगों वाले जानवर को बारहसिंगा के रूप में पहचाना गया है। हिंदी भाषा की ये एक बहुत बड़ी खासियत है कि शब्द अक्सर खुद का वर्णन करते हैं। इसे मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं। अब बारहसिंगा नाम सीधे तौर पर इसके सींगों की ओर इशारा करता है, तो जाहिर है बच्चों के लिए इसे याद रखना और समझना कहीं अधिक आसान हो जाता है। तस्वीरों को पहचानने के बाद ये वर्कबुक थोड़ा जनरल नॉलेज की तरफ मुड़ती है। यहां खाली स्थान भरने हैं। पहला सवाल शारीरिक विशेषताओं पर फोकस करता है। सबसे भारी जानवर कौन सा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर जंगल की इस पूरी दुनिया में आकार और वजन में सबसे विशाल कौन होगा? तो छात्र की हैंडराइटिंग में लिखा गया बिल्कुल सही जवाब है हाथी। अगर हम वाक्य को पूरा करें तो बनता है सबसे भारी जानवर हाथी है। ये एक बिल्कुल बेसिक बायोलॉजिकल फैक्ट है जो एक नए सीखने वाले को आकार यानी स्केल की समझ देता है। जरा सोचिए, एक पूरी तरह से बड़े हाथी का वजन कई कारों के बराबर हो सकता है। शारीरिक विशेषताओं को समझने के बाद ये वर्कबुक बड़ी ही चतुराई से एक बिल्कुल अलग तरह के फैक्ट की तरफ ले जाती है। अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये एक बहुत ही जरूरी कदम है क्योंकि यह जानवरों को सिर्फ उनके प्राकृतिक वातावरण से निकालकर उन्हें एक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान के साथ जोड़ देता है। तो सबसे मुख्य बिंदु ये है कि इस एक छोटे से सवाल के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान का पाठ पढ़ाया जा रहा है। यहां सही उत्तर दिया गया है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। शुरू में हमने बाघ की सिर्फ शारीरिक पहचान की थी, लेकिन अब उसे एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इस एक जानकारी से इस जानवर का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस शैक्षिक सफर की रफ्तार को थोड़ा और बढ़ाते हैं। अगला सवाल जंगल के स्पीड चैंपियन के बारे में है। सबसे तेज कौन दौड़ता है? ये फिर से किसी जानवर की एक बेहद खास और एक्सट्रीम क्षमता पर फोकस करता है।
और हम सब जानते हैं गति या रफ्तार एक ऐसी खासियत है जो हमेशा ही उत्सुकता जगाती है। और जैसा कि उम्मीद थी, जवाब है चीता। ध्यान देने वाली बात यह है कि चीता शब्द हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही तरह से इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या हमें पता है, ये शब्द दरअसल संस्कृत के चित्रक शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है चित्तीदार। जब हम ऐसे भाषाई तथ्यों को जानते हैं तो एक बहुत ही मजबूत मानसिक कनेक्शन बनता है। चलिए, अब ये वर्कबुक एक बहुत ही विशिष्ट जैविक खासियत की तरफ बढ़ती है। सवाल पूछा गया है, कौन सा जानवर अपने बच्चे को पेट की थैली में छिपाकर चलता है? ये कितना वर्णनात्मक सवाल है ना। ये किसी जानवर के बच्चे पालने और प्रजनन के एक बिल्कुल अनोखे तरीके को सीधे तौर पर हाईलाइट करता है। इस खास सवाल का उत्तर है कंगारू। मार्सुपियल्स या धानी प्राणी की ये एक ऐसी अनोखी खासियत है जो प्रारंभिक जीव विज्ञान में एक बहुत बड़ा आइडेंटिफायर मानी जाती है। पेट की थैली का ये विवरण इतना सटीक और अलग है कि ये कंगारू को जंगल के बाकी तमाम जानवरों की भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। अलग अलग क्षमताओं के बाद अब हमारा ध्यान सीधे निवास स्थान यानी हैबिटेट पर जाता है। सवाल है, कौन सा जानवर पेड़ पर रहता है? ये छोटा सा सवाल दरअसल जानवरों और उनके इकोसिस्टम के बीच के गहरे रिश्ते को समझने का एक बेहतरीन जरिया है। और ये सवाल बहुत ही शानदार ढंग से इस बात को साबित करता है कि कैसे किसी जानवर के रहने की जगह उसकी सबसे बड़ी पहचान बन सकती है। जवाब है बंदर। वैसे तो बहुत से जीव पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन जब हम शुरुआती शिक्षा की बात करते हैं तो बंदर और पेड़ का जुड़ाव सबसे सीधा और तुरंत पहचान में आने वाला होता है। अब जरा दिमाग पर जोर डालिए, किसके सिर पर कई सींग होते हैं? ये सवाल एक बार फिर से एक बिल्कुल शाब्दिक और वर्णनात्मक हिंट देता है। एक तरह से ये सीखने वाले को वापस उन तस्वीरों की तरफ ध्यान ले जाने को कहता है जो उसने पहले देखी थीं। और इसका सही जवाब है बारहसिंघा। सच में ये सिर्फ ज्ञान का टेस्ट नहीं है, बल्कि दिमाग में मेमोरी को पक्का करने का एक तरीका है। इसे स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं। मतलब पहले तस्वीर देख के नाम सीखा और अब सिर्फ उसकी एक खासियत पढ़कर वापस उस नाम को याद किया जा रहा है। कमाल का तरीका है ना। कार्यपुस्तिका के इस आखिरी हिस्से का सवाल सबसे ज्यादा आसानी से दिखने वाली शारीरिक अतिशयोक्ति पर है। सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर कौन सा है? भाई, ये एक ऐसा दृश्य है जिसे कोई चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकता। तो छात्र ने आखिरी खाली स्थान को बिल्कुल सही ढंग से जिराफ लिखकर भर दिया है। वैसे यहां एक बहुत ही मजेदार बात बताऊं, इतनी लंबी गर्दन होने के बावजूद जिराफ की गर्दन में भी इंसानों की तरह ही सिर्फ 7 हड्डियां होती हैं। ये लंबी गर्दन और जिराफ का कनेक्शन सच में प्रकृति के डिजाइन को समझने का एक बहुत ही शानदार और यादगार तरीका है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये पूरी टेबल इस कार्यपुस्तिका के अभ्यास का एक शानदार निचोड़ है। इस एक जगह पर भाषाई और वैज्ञानिक दोनों तथ्यों को जोड़ दिया गया है। एक तरफ हिंदी नाम, फिर उनके इंग्लिश अनुवाद और साथ ही वो एक मुख्य खासियत जो उन्हें डिफाइन करती है, जैसे हाथी का वजन, बाघ का राष्ट्रीय महत्व, चीता की तेजी, कंगारू की थैली, बंदर का निवास, बारहसिंगा के सींग और जिराफ की लंबी गर्दन। सच में ये पूरा का पूरा एक टीचिंग मॉडल है जो इस इतनी बड़ी दुनिया को कितने आसान और सरल तथ्यों में बांट देता है। तो इस चर्चा को समेटते हुए एक बेहद खास सवाल सामने आता है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। कैसे एक साधारण से नाम के साथ किसी एक अनोखी खासियत को जोड़ देने से जंगली जानवरों को याद रखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। आज हमने मिलकर देखा कि ये शुरुआती शिक्षा सिर्फ कुछ फैक्ट्स को रटवाने का काम नहीं करती, बल्कि ये हमारे दिमाग में गहरे संज्ञानात्मक जुड़ाव बनाती है। ये वही छोटे छोटे कनेक्शंस हैं जो जिंदगी भर के लिए प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति हमारी समझ को आकार देते हैं। तो अगली बार जब भी किसी जंगली जानवर का जिक्र हो तो जरूर सोचिएगा कि बचपन में वो नाम आपके दिमाग में पहली बार कैसे छपा था। TV 15 एजुकेशन देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।